जय हिंद दोस्तों, हम दिसंबर मंथ की करंट अफेयर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एंड टेक की। तो पहली न्यूज़ है हमारी क्रायोजेनिक इंजन से, जो कि इसरो ने बनाया CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। पहले हम देख लेते हैं इंजन क्या होता है और इंजन काम कैसे करता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्रायोजेनिक इंजन की। पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि किसी गाड़ी का या कार बाइक का इंजन कैसे वर्क करता है। तो समझ लीजिए ये हमारा एक इंजन है। इसके अंदर ये पिस्टन लगे हुए हैं। आपको पता होगा कि पिस्टन लगे रहते हैं इंजन के अंदर, और ठीक है, ये समझ लीजिए ये पिस्टन है, ये बॉक्स है, और यहाँ से पेट्रोल या डीजल आएगा, यहाँ से ऑक्सीजन आएगी, और ये इग्नाइटर है जो चिंगारी देगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से फ्यूल आया, यहाँ से ऑक्सीजन आई। हम सबको पता है आग जो है बिना ऑक्सीजन के नहीं जलती, इसलिए हमें ऑक्सीजन भी देनी जरूरी है। तो यहाँ से मान लीजिए फ्यूल आया, पेट्रोल आया, यहाँ से आई हमारा ऑक्सीजन, और ये इग्निशन है। ये जैसे ही आपस में मिलेंगे यहाँ पर चिंगारी उठेगी और एक आग जलेगी बहुत तेज। तो ये कंबशन क्यों करते हैं? ताकि ये यहाँ पर प्रेशर बना हुआ पिस्टन जो है तेज़ी से नीचे जाए। ठीक है, तो हर बार यही होता है, जब ये नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, फिर यही प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ से फ्यूल आता है, यहाँ से ऑक्सीजन आती है, फिर इग्निशन होता है, फिर से कंबशन होता है, और ये तेज़ी से प्रेशर के साथ नीचे जाता है पिस्टन, और फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। अब पहिया कैसे घूमता है आप ये देखिए, ये पिस्टन बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ से मैकेनिज्म लगा रहता है, और यहाँ से रॉड अटैच रहती है। रॉड से फिर एक तरीके से ये पावर देता है व्हीकल में, ये व्हील में। तो आप समझ लीजिए ये व्हील है, और ये जो पिस्टन है ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से, इस मैकेनिज्म की वजह से ये रॉड है, रॉड जुड़ी हुई है व्हील से। तो जैसे जैसे ऊपर नीचे होगा पिस्टन, वैसे ही वैसे ये आगे बढ़ेगा व्हील। तो इस तरीके से हमारी गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से हमारा एक इंजन होता है क्रायोजेनिक इंजन, या कोई भी रॉकेट वॉकेट जो भी है वो इसी मैकेनिज्म पे काम करते हैं। तो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ रॉकेट साइंस। तो यहाँ से फ्यूल आता है, आप समझ लीजिए वही मैकेनिज्म है। यहाँ से फ्यूल आया, यहाँ से ऑक्सीडाइजर आया, ऑक्सीजन आई, और यहाँ टरबाइन, उसमें लगा हुआ था इग्नाइटर, और यहाँ पर लगी हुई टरबाइन। टरबाइन क्या काम करेगी? प्रेशर के साथ नीचे की साइड इन दो कंबशन चैम्बर में भेजेगा फ्यूल और ऑक्सीजन को। तो क्या करेगा, ये तेज़ी से कंप्रेस होगा यहाँ से, और ये नोजल है, यहाँ पर मान लीजिए बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गई, ये जो भी कंबशन हुआ, यहाँ से फ्यूल आया, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ पर आग जल गई बहुत तेज़, और यहाँ पर ये प्रेशर के साथ यहाँ पर आया, यहाँ बहुत तेज़ प्रेशर बना, और फिर यहाँ से नोजल से तेज़ी से बाहर निकला। तो हमें न्यूटन का थर्ड लॉ पता है कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे ही यहाँ से ये प्रेशर बाहर निकलेगा, ये ऊपर जाने स्टार्ट होगा। तो इस वजह से रॉकेट जो है वो ऊपर की साइड जाता है। जैसे यहाँ से तेज़ी से गैसेज और कंबशन निकलता है, बहुत तेज़ी से आग निकलती है, तो ये ऊपर की साइड जाता है। एक बार फिर मैं समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ से फ्यूल जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी, ये आपस में मिलेंगे। यहाँ टरबाइन जो है बहुत तेज़ी से फ्यूल और इसको जो है प्रेशर के साथ नीचे भेजेगा। यहाँ ये एक तरीके से नैरो चैम्बर सा बना हुआ है जो कि कंबशन एरिया है। तो जब ये नैरो हो जाएगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। फिर ये जैसे जैसे नीचे आएगा तो ये नोजल के थ्रू बहुत तेज़ी से बाहर जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से गैसेज बाहर जाएंगी कंबशन होकर। तो ये जब नीचे से थ्रस्ट लगेगा तो ये ऊपर की साइड जाएगा ये रॉकेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ में क्या क्या है, क्या क्या समझा रखा है। तो इसमें बोला हुआ है थ्रस्ट इज प्रोड्यूस बाय इंटरनल कंबशन ऑफ प्रेशर डिफरेंस फॉलोइंग न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वही चीज़ है कि ये नीचे की साइड, गैसेस नीचे की साइड जाएंगी और रॉकेट ऊपर की साइड जाएगा। इस तरीके से न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। और क्रायोजेनिक इंजन प्राइमरी यूज्ड इन अपर स्टेज ऑफ स्पेस लॉन्च व्हीकल। ये स्पेस लॉन्च व्हीकल में यूज़ होते हैं मोस्टली क्रायोजेनिक इंजन। और फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर जो है, अब क्रायोजेनिक और नॉर्मल उसमें क्या अंतर है इंजन में? तो क्रायोजेनिक इंजन वो होता है जिसमें गैसेस जो हैं वो लिक्विफाइड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, ये लिक्विफाइड फॉर्म में होती हैं और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में इन्हें रखा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन वो होते हैं जो लिक्विफाइड गैसेस होती हैं उन्हें एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में रखा जाता है। जनरली लिक्विड हाइड्रोजन होती हैं जिसे हम LH2 बोलते हैं, और लिक्विड ऑक्सीजन होती है जिसे LOX बोलते हैं। तो लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल का काम करता है, और लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजर का काम करता है। तो ये है हमारा क्रायोजेनिक इंजन। सेमी क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है? रिफाइंड केरोसिन यूज़ होता है, लिक्विफाइड हाइड्रोजन की जगह रिफाइंड केरोसिन यूज़ होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है कुछ टर्म्स। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? क्रायोजेनिक प्रपल्शन ऑफर सुपीरियर थ्रस्ट, ये ज़्यादा थ्रस्ट देता है। किसकी वजह से? लिक्विड हाइड्रोजन और ये हमारा लिक्विड ऑक्सीजन की वजह से ये बहुत ज़्यादा थ्रस्ट क्रिएट करता है। फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो इसकी अच्छी होती है, फ्यूल एफिशिएंसी इसकी अच्छी होती है। क्रायोजेनिक इंजन जो है 2 kg फ्यूल पर सेकंड जलाता है। वहीं PSLV जो विकास इंजन जो नॉर्मली इसरो यूज़ करता है, तो वो कितना यूज़ करता है फ्यूल? 3.4 kg पर सेकंड। ठीक है, तो क्रायोजेनिक इंजन की एफिशिएंसी अच्छी है। ये इको फ्रेंडली है, एफिशिएंट हैवी पेलोड, ये ज़्यादा पेलोड लेके जा सकता है। इसके चैलेंजेस क्या हैं? ये जो है लो टेम्परेचर पे इसे रखना पड़ता है, इसके प्रोपेलेंट को। प्रोपेलेंट मतलब वही फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जब एक जगह मिल जाते हैं उसे प्रोपेलेंट बोलते हैं। तो
इसे बहुत ही लो टेम्परेचर पर रखा जाता है क्रायोजेनिक इंजन के। और थर्मल स्ट्रेस जो है हाई ग्रेडियंट लीड टू क्रैक्स ला सकता है, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ब्लॉकेज ला सकता है और डिस्टॉर्शन ला सकता है। फिर हाई प्रेशर है, हाई ऑपरेशनल प्रेशर रिक्वायर सुपर रोला है, इंक्रीजिंग इंजन वेट। अब हाई प्रेशर है, हाई थर्मल एनर्जी और हीट वगैरह निकल रही है, तो उसका मटेरियल भी थोड़ा हार्ड होगा, जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ जाएगा। लो टेम्परेचर मेंटेनेंस हाई कॉस्ट, लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। तो सक्सेसफुल मिशंस ऑपरेटिंग 6 LVM-3 मिशन। ओके, जो हमारा ये है ना PSLV विकास इंजन, इसने जो है चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 को भेजा हुआ है। सॉरी, ये जो है PSLV MK3 जो है, मतलब PSLV के कई सारे वेरिएंट होते हैं ना, तो ये MK3 था। इसे हम बाहुबली भी बोलते हैं, मीडिया ने इसे टर्म दिया है MK3 को बाहुबली। तो इसने जो है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 भेजा हुआ है, और फिलहाल इसरो ने जो है ये क्रिएट कर दिया, तो आगे चल के हम इसी को यूज़ करेंगे। ज़्यादा लोड ले जाएगा ये, और ज़्यादा थ्रस्ट भी क्रिएट करेगा, और एफिशिएंसी भी अच्छी है, कम फ्यूल भी खाएगा। बाकी इनमें क्या क्या फ़र्क होता है यहाँ पॉज करके देख सकते हैं, क्रायोजेनिक इंजन, जेट इंजन, सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन और लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन में। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। गूगल ने एक विलो बनाया है, विलो नाम की एक क्वांटम चिप बनाई है। ठीक है, ये समझते हैं हम कि इसके रिगार्डिंग क्या न्यूज़ है। विलो एक्सेल इन रैंडम सर्किट सैंपल बेंचमार्क अचीविंग। विलो ना एक टेस्ट होता है रैंडम सर्किट सैम्पलिंग करके। इसमें क्या होता है, कई सारे टास्क दिए जाते हैं, कोई भी क्वांटम कंप्यूटर हो गया या चिप हो गई, इसमें कई सारे टास्क दिए जाते हैं, तो उसे हम रैंडम सर्किट सैम्पलिंग बोलते हैं। तो वो विलो ने पास कर लिया। ठीक है, इसका मतलब ये है। और इसमें जो है एरर रिडक्शन की, मतलब एरर रिडक्शन होने की बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस है। तो एरर रिडक्शन होगा तो ये तो ऑब्वियसली अच्छी बात होगी, तो विलो ने ये करके दिखाया। फिर क्वांटम चिप की बात कर लेते हैं। क्वांटम चिप जो है वो क्यूबिट पे वर्क करता है, बिट्स पे नहीं करता। ठीक है, बिट क्या होता है, बिट जो है वो सिर्फ 0 और 1 में अपना वर्क करते हैं। ठीक है, और क्यूबिट जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी किसी भी पोजीशन पे रह सकता है। 0.1 हो सकता, 0.1 रह सकता है, 0.0002 हो सकता है, ये किसी भी स्टेट में रह सकता है। तो क्यूबिट और बिट में ये फ़र्क है। हमने बचपन में पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है 0 और 1 की भाषा समझता है। हम जब स्कूल में थे तो हमें ये पढ़ाया गया था। अब क्वांटम कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो ये 0 और 1 में से किसी में भी अपनी भाषा समझ सकता है। एकदम लेमन लैंग्वेज में ये बता रहा हूँ मैं कि ये 0 और 1 की किसी भी पोजीशन में ये रह सकता है। Qubit can also be entangled, meaning the state of one qubit directly affect the state of another। देखो, हमने कभी कभी ये कहीं ना कहीं ये सुना होगा, एक पैरेलल यूनिवर्स है। मैं आपको एंटेंगल्ड का मतलब समझाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट A है, यहाँ ऑब्जेक्ट B है। तो अगर मान लो मैं इसको इधर फोर्स लगाऊंगा तो अपने आप बी में भी इधर की साइड फोर्स लगेगी, या मैं ए पे यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा तो बी में इधर लगेगी, या फिर बी में मैं इधर से लगाऊंगा तो ए में इधर से लगेगी। मतलब एक पे अगर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ तो बी पे अपने आप लग रही है, या मैं ए को टच कर रहा हूँ तो वो अपने आप बी पे टच हो रहा है, या इसे मैं मोशन में ला रहा हूँ ए को और बी अपने आप मोशन में जा रहा है। तो इसका मतलब होता है एंटेंगलमेंट। ठीक है, क्यूबिट कैन ऑल्सो एंटेंगल, मीनिंग द स्टेट ऑफ क्यूबिट डायरेक्टली अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ अनदर। तो ये क्वांटम फिजिक्स में एंटेंगलमेंट पॉसिबल है। ठीक है, अब ये क्यूबिट में बात कर रहा है, एंटेंगलमेंट क्यूबिट में भी हो सकता है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं साइंटिस्ट कहते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स है, कि जो हम यहाँ कर रहे हैं वो पैरेलल यूनिवर्स में वहाँ पर भी सेम ऐसे ही हो रहा है। तो वो एंटेंगलमेंट यहीं से ही आया है। फिर हम करते हैं क्वांटम चिप यूज क्वांटम गेट। अ क्वांटम गेट इनेबल क्यूबिट टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज ऑफ ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स। तो क्वांटम चिप्स जो हैं क्वांटम गेट यूज़ करते हैं, और क्वांटम गेट्स जो हैं वो काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करती हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर से अलग बनाता है क्वांटम कंप्यूटर को। अब इसके फ़ायदे देख लेते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे क्वांटम AI जो है वो इसकी ट्रेनिंग को एक्सेलरेट कर सकती है, बढ़ा सकती है, एनहांस कर सकती है। एनक्रिप्शन, क्वांटम कंप्यूटर कुड ब्रेक एनक्रिप्शन मेथड। जैसे एनक्रिप्शन का मैं मतलब बताया, तो मान लीजिए आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आपने यहाँ से कुछ टेक्स्ट किया, ये प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर दूसरे ने रीड किया, तो ये बीच में जो प्रोसेस हो रहा है, ये मान लीजिए आपने लिखा है हाय, तो यहाँ पर कुछ अलग ही फॉर्म में ये मैसेज प्रोसेस होता है, और यहाँ पर फिर बाद में डिक्रिप्ट होता है, और यहाँ पर फिर से हाई लिख के आ जाता है आपके पास। तो ये जो बीच में प्रोसेस हो रहा है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, इसका मतलब ये है, ये दूसरी लैंग्वेज में या अल्फान्यूमेरिकल फॉर्म में ये यहाँ से जाएगा, फिर से यहाँ पर अल्फ़ाबेट में आ जाएगा। तो एनक्रिप्शन का मतलब ये है। तो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो इस एनक्रिप्शन को ब्रेक कर सकता है। फिर क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी को भी ये एक तरीके से उसका जो क्रिप्टो करेंसी का जो ब्लॉकचेन बेसिस पर जो ये काम करता है उसे भी ये ब्रेक कर सकता है, उसके एल्गोरिथम को ये ब्रेक कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर इतना पावरफुल हो जाएगा आने वाले टाइम में, हम देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हाइपरलूप से। IIT मद्रास आविष्कार हाइपरलूप टीम इन कोलैबोरेशन विद टूर स्टार्टअप, ये स्टार्टअप का नाम है, हैज़ कंप्लीटेड अ 410 मीटर हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। जो हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं जापान में, तो बेसिकली वो भी हाइपरलूप पे चलती है। ये बताऊंगा हाइपरलूप क्या है। तो इंडिया ने भी एक तरीके से बुलेट ट्रेन बना ली है, और एक तरीके से लगभग 410 मीटर उसने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वो चली है, 410 मीटर।
तो हाइपरलूप क्या होता है, एक ट्यूब होती है, मैं अलग ही बना देता हूँ। एक ट्यूब है, ये वैक्यूम है इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर ना हवा है ना कुछ है, वैक्यूम है एक तरीके से। फिर इसके अंदर ट्रेन है, ट्रेन के अंदर प्रेशर मेंटेन किया हुआ है ताकि लोग इसके अंदर बैठ सकें, ठीक है। और ये जो ट्यूब है ना, ये एक तरीके से पूरी आगे तक है जिसके अंदर ये ट्रेन मूव करेगी। और नीचे लगी हुई हैं मैग्नेट्स जो इसे ऊपर उठा के रखते हैं, ट्रेन को जो है हल्का सा ऊपर उठा के रखेगी ग्राउंड से, और एक तरीके से ग्राउंड से ऊपर उठा के रखेगी और आगे धकेलेगी। तो क्या होगा कि ये वैक्यूम की वजह से इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, बहुत तेज़ी की स्पीड में ये आगे बढ़ेगी। कहते हैं इसकी स्पीड जो है 1000 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, इतनी तेज़ स्पीड होती है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना, ये जो ट्यूब है इसमें वैक्यूम है, और इसमें ये जो ट्रेन है ये पॉड बोलते हैं, प्रेशराइज पॉड। तो इसमें लोग बैठेंगे और प्रेशर और एयर मेंटेन करके रखेंगे। नीचे मैग्नेट लगी हुई है जिसे हम मैग्नेटिक लेविएशन बोलते हैं, तो ये आगे की तरफ धकेलती है ट्रेन को, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छी स्पीड पकड़ लेती है, इसमें फ्रिक्शन नहीं होता। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है, वो हम आगे पढ़ते देखेंगे। तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो है, अब हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वे प्रेशराइज पॉड ट्रेवल थ्रू अ लो प्रेशर ट्यूब। तो लो प्रेशर ट्यूब है ये, और हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वे प्रेशराइज पॉड, ये प्रेशराइज पॉड है, तो इसके अंदर ये मूव करती है बहुत तेज़ स्पीड में। फिर मैग्नेटिक लेविएशन और मैगलेव भी बोलते हैं इसे शॉर्ट में। तो ये क्या है, मैग्नेट लिफ्ट पॉड अबव द ट्रैक, ये हवा में थोड़ा ऊपर लिफ्ट करके रखता है और प्रोपेल देम फॉरवर्ड, आगे की तरफ धकेलता है। लो प्रेशर ट्यूब होती है इसमें, वैक्यूम रिमूव एयर रेजिस्टेंस इनेबल स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकती है। गोल क्या है इसका, रिड्यूस ट्रैवल टाइम सिग्निफिकेंटली टू एनहांस सिटी एक्सेसिबिलिटी ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। लंबे डिस्टेंस को कवर करना इसका गोल है और कम टाइम में पहुंचाना इसका गोल है। फिर हम इसके फ़ायदे देख लेते हैं कि रिशेप शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कैन कैरी लार्ज कंटेनर लोड इक्विवेलेंट टू 40 फीट, मतलब 40 फीट तक के कंटेनर को ये लेके जा सकती है, शिप एक तरीके से शिप का काम कर सकती है ये। स्पीड इसकी जो है वो 1000 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, जो कि 3 गुना जो है वो हाई स्पीड रेल्स होगी और 10 गुना ट्रेडिशनल ट्रेन से ज़्यादा होगी। ड्राइवर लेस है ये, ह्यूमन एरर को कम कर सकती है। कटिंग कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेगी, क्योंकि इसमें मैग्नेट का यूज़ हो रहा है, ऐसे कोई कुछ यूज़ नहीं हो रहा जिससे कार्बन एमिशन हो। फिर ये वेदर प्रूफ है, लेस वल्नरेबल टू बैड वेदर, क्योंकि पूरा क्लोज ट्यूब है तो इसमें ऐसा कुछ वेदर का कोई सीन नहीं है। फिर लेस इन्वेसिव, ईजियर टनल इंटीग्रेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ा, ये पहले से ही जो टनल वगैरह हैं उसमें ये यूज़ हो सकती हैं। फिर इश्यूज़ क्या क्या हैं कि कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है इसमें। सेफ्टी कंसर्न ये है कि फायर का बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें। फिर कम्युनिकेशन चैलेंजेस हो सकते हैं, कितनी हाई स्पीड में लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। और पूरी ट्यूब है तो इसमें एग्जिट के पॉइंट बहुत कम होंगे इमरजेंसी में। फिर वैक्यूम मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा और टाइम भी लगेगा। एक्सेलरेशन इम्पैक्ट, एक्सेसिव एक्सेलरेशन कैन कॉज नोजिया और डिस्कम्फर्ट और नोजिया क्रिएट कर सकता है ज़्यादा एक्सेलरेशन। कभी कभी गाड़ी में भी हमें नोजिया फील होता है, कुछ लोगों को तो वॉमिट तक हो जाती है ज़्यादा स्पीड में। फिर है स्ट्रेट लाइन लेआउट, ये मोड़ नहीं सकते ज़्यादा, तो इसके लिए एकदम स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट टनल बनानी पड़ेगी जिसमें ये उसी में ही मूव कर सकती है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिसेंटली सेलिब्रेट 10th एनिवर्सरी, 10 साल हो गए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को। 2014 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था ताकि ये प्रमोट कर सके एंशिएंट मेडिकल नॉलेज को, जैसे आयुर्वेदा हो गई और होम्योपैथिक वगैरह हो गई। तो पहले जो ये ओरिजिनली जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया सिस्टम मेडिसिन और होम्योपैथी था, मतलब ये पहले एक डिपार्टमेंट था। फिर बाद में फिर से इसका नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ आयुष कर दिया 2003 में। फिर 2014 में इसकी एक अलग से मिनिस्ट्री बना थी, पहले डिपार्टमेंट में काम करता था, बाद में मिनिस्ट्री बना थी इसकी अलग से। कुछ अचीवमेंट हैं इसकी, जैसे 7,55,780 रजिस्टर्ड आयुष प्रैक्टिशनर्स हो गए हैं इसके, 7 लाख 7.5 लाख के आसपास लोग प्रैक्टिस करते हैं। फिर 3 एडवांस नेशनल आयुष इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। रिसर्च एंड इनोवेशन में 43,000 स्टडीज़ हुई हैं अभी तक, और ये आयुष पोर्टल पे है। फिर आयुष 64 और काबासुर कोडिनीर, ये एक तरीके से वैक्सीन वगैरह बनाई थी कोविड टाइम के टाइम पे, वैक्सीन नहीं बोल सकते, एक तरीके से प्रिकॉशन के लिए इसे यूज़ किया गया था कोविड टाइम में। फिर आयुष मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और 2.85 बिलियन से ये 43.4 बिलियन तक पहुंच चुका है। मतलब आप देखिए कितना ज़्यादा ये ग्रोथ कर चुका है, और ये US डॉलर में है। लगभग $3 बिलियन से 43-44 बिलियन डॉलर के आसपास ये पहुंच चुका है। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इसके कुछ, आयुष ग्रिड, ई संजीवनी, आयुष टेलीमेडिसिन, जो कि हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर रहा है और लोगों तक पहुंच रहा है टेलीमेडिसिन के थ्रू। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की मदद से हमने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इस्टेब्लिश किया है UN में जाके, और ग्लोबली अब हम इसे मनाते हैं। फिर है लॉन्च नेशनल आयुष मिशन, अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च किया नेशनल आयुष मिशन की 2014 में, इसे यूज़ किया गया था, मतलब
लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है रेयर डिसीज से रिलेटेड, इंडिया सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव फर्स्ट एंटी कॉम्प्लीमेंट थेरेपी, एक तरीके से थेरेपी है ये रेयर डिसीज़ की। और तो WHO ने इसे डिफाइन किया है कि रेयर डिसीज एज डिबिलिटेटिंग लाइफ लॉन्ग कंडीशन विद द प्रिवेलेंस ऑफ 1 और लेस पर 1000 पीपल। एग्जाम्पल है फेनिकोनी, अनीमिया, ऑस्टियोपेट्रोसिस। तो ये जो है एक ऐसी बीमारी है जो कि लाइफ लॉन्ग चलती है, जिसमें बहुत ज़्यादा बॉडी की हालत ख़राब हो जाती है, और ये बहुत कम लोगों में होती है, 1 या 2 लोगों को होती है पर 1000 में से 1 या 2 के लोगों को होती है, ज़्यादा लोगों में नहीं पाई जाती है। और ये बीमारी लाइक फेनिकोनी, अनीमिया और ऑस्टियोपेट्रोसिस। हालांकि अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग अपनी डेफिनेशन बना रखी है रेयर डिसीज़ की। तो इंडिया ने जो है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज़ 2021 बनाई है, जिसमें इसने कैटेगराइज किया है 3 ग्रुप में रेयर डिसीज़ को। ग्रुप 1 है जिसमें अमेंडेबल टू 1 टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, जिसमें एक बार मतलब ट्रीटमेंट देने पे वो ठीक हो जाती है। फिर ग्रुप 2 है जिसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है और कम कॉस्ट पे वो ट्रीटमेंट चलता रहता है लाइफ लॉन्ग। फिर है ग्रुप 3 जिसमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज अवेलेबल बट चैलेंज इन ऑप्शनल ऑप्टिमल पेशेंट सिलेक्शन फॉर बेनिफिट वेरी हाई कॉस्ट एंड लाइफ लॉन्ग थेरेपी। मतलब ट्रीटमेंट तो हो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है और लाइफ लॉन्ग थेरेपी चलती रहती है। तो ग्रुप 1 का कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे यूरिया साइकिल डिसऑर्डर। ग्रुप 2 की है फेनिकेटोनूरिया, ये एक डिसीज़ है अजीब सी। फिर है ग्रुप 3 की डिसीज़ है गॉचर डिसीज़ और पॉम, ठीक है, ये हमें कुछ याद रखना है। फिर कुछ इनिशिएटिव है जिसमें गवर्नमेंट कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, एग्जम्पशन कर देती है मेडिसिन वगैरह में, GST वगैरह और ये सब कम कर देती है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि जिसमें फ़ंड वगैरह यूज़ करते हैं, पूरे पेशेंट को हेल्प करते हैं। इश्यूज़ क्या क्या है? इंडिया हैज़ 1/3 ऑफ ग्लोबल रेयर डिसीज़, इंडिया में ही 1/3 रेयर डिसीज़ है। आउट ऑफ 8000 प्लस ग्लोबल ट्रायल्स ओनली 80 आर इन इंडिया। मतलब इंडिया में सिर्फ 80 ट्रायल हुए हैं 8000 से ऊपर ट्रायल में से। तो इंडिया में और भी होने चाहिए ताकि पता चल सके कि किस किस तरीके की रेयर डिसीज़ और किन किन लोगों में हो सकती है, इन सारी चीज़ों का पता चल सकता है। कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है और इनसफिशिएंट डेटा है हमारे पास। डायग्नोसिस में डिले होता है, कभी कभी मिस डायग्नोसिस हो जाता है, तो ये भी बड़ी दिक्कत है इंडिया के अंदर अभी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, इसरो लॉन्चेस प्रोबा 3 सैटेलाइट। PSLV C-59 व्हीकल कैरीज प्रोबा 3 स्पेसक्राफ्ट इनटू हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट एज अ डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSI। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये पहला मिशन था सिंस प्रोबा 1। तो ये इंडिया ने लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये सैटेलाइट, और इस लॉन्च की वजह से इसरो ने फिर पैसे भी कमाए इनके सैटेलाइट भेज के। तो प्रोबा 3 मिशन के बारे में हम जान लेते हैं। इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है ये, सन के कोरोना को स्टडी करेगा और इनोवेटिव सैटेलाइट फॉर्मेशन फ्लाइट, ठीक है। तो ये सन के कोरोना को बेसिकली ये स्टडी करेगा। वर्ल्ड फर्स्ट प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन, ये जो है दुनिया का पहला प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है कि ये सन के आसपास घूमेगा और कोरोना को जो है स्टडी करेगा, यही सब लिखा है इसमें। तो क्या क्या फ़ायदे हैं कमर्शियल स्पेस लॉन्चेस फॉर इंडिया? मतलब जैसे ये NSIL है, ये इसका कमर्शियल आर्म है इसरो का, तो ये इसे एक तरीके से पैसे रेवेन्यू कमाने का मौका देती है। जैसे ESA ने हमें एक कमीशन दिया ये प्रोबा 3 का, तो इसरो को काफ़ी पैसा मिला इससे। और भी कंट्रीज़ की हम सैटेलाइट पहुँचाते हैं स्पेस में, वहाँ से भी पैसा आता है। जब हम दूसरे कंट्री से भिजवाते हैं तो हमें देना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा पैसा। तो देखते हैं बेनिफिट क्या क्या है। इकोनॉमी हमारी इंक्रीज़ करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, एक तरीके से सॉफ्ट पावर है ये इंडिया की कि हम अलग अलग एजेंसीज़ की, हम स्पेस एजेंसी की हम सैटेलाइट स्पेस में पहुंचा रहे हैं। फिर पोटेंशियल फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड फॉस्टरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक तरीके से इंटरनेशनल कोऑपरेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एक तरीके से हम अपना वो दिखा पा रहे हैं, एक तरीके से टैलेंट और पोटेंशियल दिखा पा रहे हैं पूरी दुनिया को, ठीक है। फिर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL जो है वो कमर्शियल आर्म है इसरो का, और इट हेल्प्स इंडियन इंडस्ट्री इंगेज इन हाई टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो वो ये हाई टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ये इंगेज रखती है और इनेबल इसरो तो कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्यूचर स्पेस एंडेवर्स, और इसरो को जो है फ्यूचरिस्टिक स्पेस मिशंस को इनेबल करती है। फिर है नेक्स्ट न्यूज़ हमारी एक्सियोम मिशन 4, AX4 भी बोलते हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉट सेलेक्टेड फॉर एक्सियोम 4 मिशन हैव कंप्लीटेड इनिशियल ट्रेनिंग। मतलब एक इंडियन एस्ट्रोनॉट जा रहा है इस मिशन में, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगा, वहाँ पर रहेगा। एक्सियोम 4 जो है ये 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है। वैसे जो नासा वगैरह इसकी तरफ से जाते हैं वो तो एक तरीके से इंटर गवर्नमेंटल मिशन हो जाता है, और ये जो है वो प्राइवेट मिशन है। इसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट जाएंगे, वहाँ कुछ टाइम रहेंगे, रिसर्च वगैरह करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी डार्क कॉमेट। नासा रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ डार्क कॉमेट, ये उसका नाम है। एक तरीके से मैसेंजर फ्रॉम अफार अराइविंग फर्स्ट इन हवाईया ऑब्जेक्ट।
डार्क कॉमेट क्या होता है, वो एक तरीके से एस्ट्रॉइड और कॉमेट की तरह दिखता है और बिहेव करता है। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा एस्ट्रॉइड और कॉमेट वगैरह क्या होते हैं। इसका जो सरफेस एरिया है वो कम होता है और जिसकी वजह से इसकी एक लंबी टेल होती है। ये जो है जनरली अपने ऑर्बिट से डेविएट हो जाता है और एक इलोंगेटेड इलेप्टिकल पाथ को फॉलो करता है, जो कि पहले तो सन के आसपास से होता हुआ जाएगा, जिसकी वजह से हमें इसकी जो टेल है वो हमें दिखती है। ठीक है, तो ये कुछ डार्क कॉमेट के बारे में बताया गया। अब हम देख लेते हैं कि एस्ट्रॉइड, कॉमेट, एस्ट्रॉइड और भी चीज़ें उसके बारे में देख लेते हैं, इसे हम पढ़ा कर लेते हैं। तो कॉमेट जो है वो एक बहुत दूर से आता है, स्पेस से आता है और वो अपना ऑर्बिट भूल जाता है कभी कभी, तो इसलिए वो यहाँ से निकलता हुआ दिखता है। तो ये आइस होता है, एक तरीके से आइस रॉक होती है और जब ये सन के पास से निकलता है तो ये इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से हमें इसकी एक लंबी टेल से दिखाई देती है। ठीक है, इसका कॉमेट ये होता है, मतलब कॉमेट जो है इसलिए इसकी टेल वगैरह दिखती है और जनरली हम बचपन में इसे टूटता तारा वगैरह बोल देते थे। नेक्स्ट है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड जो है इसके जो एक बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है, तो मोस्टली एस्ट्रॉइड जो है वो इसी बेल्ट में घूमते रहते हैं। ये जनरली मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों होते हैं और कभी कभी जब ये अपना ऑर्बिट भूल जाते हैं तो अर्थ के आसपास से निकलते हुए दिखाई देते हैं। फिर है मेटेरॉइड। तो एस्टेरॉइड जब अर्थ एटमॉस्फेयर में जब एंटर कर रहा होता है उस टाइम पे इसे मेटेरॉइड बोल देते हैं। ठीक है, जब अर्थ एटमॉस्फेयर में ये एंटर जस्ट कर रहा होता है तो इसे मेटेरॉइड बोलते हैं और जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका होता है तब हम इसे मेटियोर बोल देते हैं। और जब ये एटमॉस्फेयर में अंदर आ जाता है और अनबर्न होता है, मतलब कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे जल जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो पूरे नहीं जल पाते हैं, तो वो अर्थ पे आके गिर जाते हैं, अर्थ सरफेस पे। तो जब ये अर्थ सरफेस पे गिर जाते हैं, हमें मिलते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, तो हम इसे बोलते हैं मेटेओराइट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि कॉमेट क्या होते हैं, एस्टेरॉइड क्या होते हैं, मेटेओराइट क्या होते हैं, मेटियोर क्या होते हैं, मेटेओराइट क्या होते हैं। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा इनका मीनिंग। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी FSSAI इशू एडवाइजरी फॉर ई कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। तो FSSAI हमें पता है जो हमारे फूड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करती है। तो इन्होंने एडवाइजरी निकाली है जो ऑनलाइन फूड वगैरह बेचते हैं कि ये जो है सारे स्टैंडर्ड को मीट करें और ये जो रेगुलेशन है 2020 का फूड सेफ्टी से रिलेटेड इसको मीट करें और शेल्फ लाइफ रिक्वायरमेंट जो है इसकी वो एटलीस्ट 30% ऑफ शेल्फ लाइफ रिमेनिंग फॉर 45 डेज बिफोर एक्सपायरी। मतलब शेल्फ लाइफ जो है इसकी एक्सपायरी से पहले 45 दिन होनी चाहिए या फिर 30% शेल्फ लाइफ इसकी होनी चाहिए जो भी ऑनलाइन बेच रहे हैं। फिर सेलर की अकाउंटेबिलिटी होगी, अगर मान लीजिए एज़ पर गाइडलाइंस इन्होंने कोई सामान नहीं बेचा, उसकी एक्सपायरी वगैरह या उस पर कोई लेबल नहीं लगा रखा है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का, और जो भी कुछ उसमें दिया रहता है कि कितना % क्या है, प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितने हैं, फैट कितना है, ये सारी चीज़ें भी लगानी होती है। तो अगर वो नहीं होता है तो सेलर की अकाउंटेबिलिटी को पेनल्टी लगी, मतलब सेलर को जो है पेनल्टी फाइन या जो भी FSSAI चाहता है वो होगा। FSSAI जो है ये 2006 के एक एक्ट से बना था जो था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हाई रिस्क फूड से। तो FSSAI ने फिर से एक तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है ये बहुत रिस्की हो सकता है फूड कैटेगरी में। ठीक है, और ये जो रेडी टू ईट आइटम्स होते हैं इसमें बहुत जल्दी पैथोजन बैक्टीरिया लगने के चांसेस हो सकते हैं और ये एक तरीके से हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी कभी हमें फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है तो वो इनकी वजह से हो जाती है। तो जैसे डेयरी प्रोडक्ट और मीट एंड रिलेटेड प्रोडक्ट हैं जो कि रेडी टू फूड होते हैं, इनमें जल्दी ये पैथोजन लगने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी नोटिफिएबल डिसीज़। नोटिफिएबल डिसीज़ वो होती हैं जो गवर्नमेंट के एक्ट में लिस्टेड होती हैं और इनके कुछ एक तरीके से गाइडलाइंस होती हैं इनके लिए जिनके ऊपर वर्क करना होता है। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है, देखते क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ डायग्नोज स्नेक बाइट केसेस एंड डेथ एज ए नोटिफिएबल डिसीज़। स्नेक बाइट और डेथ को जो है इन्होंने नोटिफिएबल डिसीज़ में रख दिया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा। तो मिनिस्ट्री लॉन्च नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट, इसका नाम है नेप्स। इसके शॉर्ट फॉर्म जो है एक्रोनियम जो है नेप्स रखा गया और इसका एम जो होगा वो इसकी डेथ और डिसेबिलिटी को कम करेगा 2030 तक। ठीक है, अब नोटिफिएबल डिसीज़ क्या होती है कि इट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू रिपोर्टेड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। नोटिफिएबल डिसीज़ को जो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा रिपोर्ट करना होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग लाइज विद स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो है इसके रिगार्डिंग एक्शन लेना पड़ता है नोटिफिएबल डिसीज़ के लिए कि इसे किस तरीके से कम किया जाए या इसे ख़त्म किया जाए। इनेबल अथॉरिटीज़ टू मॉनिटर, इसे मॉनिटर करते हैं और अर्ली वार्निंग फॉर आउटब्रेक्स का जो है गाइडलाइन से नोटिफिकेशन जारी कर देती है गवर्नमेंट। नोटिफिएबल डिसीज़ जैसे एड्स हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, डेंगू हो गया, ये सारी चीज़ें नोटिफिएबल डिसीज़ में आती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024, WHO ने इसे रिलीज़ किया है। तो ग्लोबली जो है ये इंक्रीज़ होता जा रहा है, 263 मिलियन
केसेस हमने देखे हैं 2023 में, और अफ्रीकन रीजन से सबसे ज़्यादा देखें 94% ग्लोबल केसेस जो है सिर्फ अफ्रीका रीजन से आए हैं। इंडिया स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है और 69% डिक्लाइन हुआ है। 6.4 मिलियन से 2 मिलियन तक आ गए हम, इतना ज़्यादा कम कर दिया हमने। डिक्लाइन इन मलेरिया डेथ भी कम हुए हैं और 68% डेथ कम हुई है। फिर HI एग्जिट, इंडिया ऑफिशियली एग्जिटेड इन हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट ग्रुप इन 2024। ये एक तरीके से ग्रुप बनाया गया जो हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट ग्रुप है, तो इंडिया ने इसे एक तरीके से निकल गया इस ग्रुप से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा केस अब आ नहीं रहे थे, तो इसे इस ग्रुप से निकाल दिया गया। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, जो कि एक प्रोटोजोन है, और ये जो है मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। कौन सा मॉस्किटो से होता है? वो है एनोफिलिस मॉस्किटो। ये फीमेल मॉस्किटो होती है जिसके काटने से ब्लड में ये वायरस पैरासाइट पहुंच जाता है। मलेरिया की वैक्सीन है, इसके नाम है RTS/SAS01 R21 मैट्रिक्सन, ये इसकी वैक्सीन है। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि नैनो प्लास्टिक जो होती हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एक तरीके से उसके एजेंट का काम कर सकते हैं। नैनो प्लास्टिक ये स्टडी में पाया गया है और बहुत छोटी होती हैं नैनो प्लास्टिक, तो ये हमारे ब्लड में, लीवर में, हमारे अलग अलग ऑर्गन में भी पाई जाने लगी हैं, इतनी छोटी होती हैं। तो अब ये क्या काम करती है? ये हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का भी काम करने लगी हैं नैनो प्लास्टिक। मतलब कोई हम दवाई खाते हैं, एंटीबैक्टीरियल दवाई खाते हैं, तो वो उसका असर ही नहीं होता नैनो प्लास्टिक की वजह से। इसका साइज़ जो है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है नैनो प्लास्टिक का। नॉर्मली ये किस में पाई जाती हैं? कॉस्मेटिक्स के सामान में, पेंट में, ड्रग्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में पाई जाती हैं। और माइक्रो प्लास्टिक जब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं तो वो नैनो प्लास्टिक बन जाती हैं। ये इजीली हमारी सेल्स और टिश्यूज़ में पेनिट्रेट कर जाती हैं। ब्लड में पाई जाती हैं, लीवर में पाई जाती है, लंग सेल में भी पाई गई हैं और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में भी पाई गई हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी कम होती जा रही है मैन और वीमेन दोनों में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एक्स्ट्रा क्रोमोसोनल DNA स्टडी रिवील दैट एक्स्ट्रा क्रोमोसोनल DNA ड्राइव कैंसर प्रोग्रेशन एंड ड्रग रेसिस्टेंस। एक्स्ट्रा क्रोमोसोनल DNA क्या होता है ये देख लेते हैं, जो कि हमें कैंसर में हेल्प कर रहा है, बहुत ज़्यादा कैंसर बढ़ाने में हेल्प कर रहा है और ड्रग रेजिस्टेंस में भी, मतलब हेल्प क्या कर रहा है, एक तरीके से कैंसर को पैदा कर रहा है, उसका एक तरीके से एजेंट बना हुआ है, और ड्रग रेजिस्टेंस में भी ये थोड़ा हेल्प बेकार कर रहा है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोनल DNA को जान लेते हैं। ये स्मॉल सर्कुलर DNA फ्रेगमेंट है दैट फ्लोट फ्रीली इन न्यूक्लियस सेपरेट फ्रॉम क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस के अंदर ये, मान लीजिए ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये फ्रीली फ्लोट कर रहा है और क्रोमोसोम से अलग हो जाता है, और जिसकी वजह से ये DNA को डैमेज कर देता है और एरर पैदा कर देता है। मतलब DNA जैसे रेप्लिकेट होता है ना, तो उसे रोक देता है, उस काम से, DNA के काम को ही रोक देता है। तो फाउंड इन अप टू 90% ऑफ सर्टेन ट्यूमर टाइप्स लाइक ब्रेन ट्यूमर, लिपोसार्कोमास एंड ब्रेस्ट कैंसर। मेनली ये किन किन चीज़ों में हेल्थ ख़राब कर रहा है? ब्रेन ट्यूमर में, लिपोसार्कोमास में और ब्रेस्ट कैंसर में। कंटेन मल्टीपल ऑन्कोजीन प्रोमोटिंग ट्यूमर ग्रोथ एंड ड्रग रेजिस्टेंस। ट्यूमर और ड्रग रेजिस्टेंस को ये प्रमोट कर रहा है। ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? ऑन्कोजीन्स आर म्यूटेटेड जीन्स होते हैं कैपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर। ऑन्कोजीन्स जो है ये म्यूटेटेड जीन्स होते हैं जो कैंसर को कॉज करते हैं बाय एक्टिवेटिंग ट्यूमर ग्रोथ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी मार्बर्ग वायरस डिसीज़। ये रवांडा में हुआ है हाल फिलहाल में, और लगभग 15 लोगों को मार चुका है और 66 लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है। देखते हैं ये होता क्या है। मार्बर्ग वायरस या रावन वायरस बोलते हैं इसे। ये जो है बैट के थ्रू होता है। केव्स में बैट रहते हैं, वहाँ पर पर्टिकुलर, वहाँ पर जब ये रहते हैं केव्स के अंदर या माइंस के अंदर, उसकी वजह से एक बैट होता है ये इजिप्टियन फ्रूट बैट, ये कॉज कर रहा है। इसके अंदर ये वायरस है जिसकी वजह से ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है और ये लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी डायमंड बैटरी से। डायमंड बैटरी बनाई गई है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल एंड UKEA ने। तो इसका जो लाइफ टाइम है ये बहुत ज़्यादा है, कई सालों तक ये चल सकती है। और ये जो डायमंड है ये मैन मेड डायमंड है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं से माइन से निकाला गया है, ये मैन मेड डायमंड है। और इस डायमंड में जो है कार्बन 14 का यूज़ किया गया है, जो कि एक आइसोटोप है कार्बन का, और जिसकी मदद से हमने बैटरीज बनाई हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये कई हज़ारों सालों तक ये बैटरीज चल सकती हैं इसकी मदद से। अब जब ये इतने साल तक जब ये चल सकते हैं तो ये कई सारे मेडिकल डिवाइसेस में यूज़ हो सकता है, जैसे पेस मेकर जो लगता है हमारे हार्ट वगैरह में, और हियरिंग एड जो कान की जो मशीन होती है उनमें भी सेल्स वगैरह और ये सब चलते हैं मशीन में। और स्पेस मिशन में हम इतने महंगे महंगे रेयर अर्थ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं फ्यूल के लिए, तो उन सब में हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी लाइफलाइन जब इतनी ज़्यादा है, लाइफ टाइम इतना ज़्यादा है, तो इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी मिल्क वीट फाइबर। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनटू न्यू नेचुरल फाइबर इंक्लूडिंग मिल्क वीट फाइबर। इसे हम एक बार देख लेते हैं मिल्क वीट फाइबर दिखता कैसे है। ये प्लांट है मिल्क वीट, ये कुछ ऐसा दिखता है, और इसके बारे में ही मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने बोला है कि इसमें रिसर्च होनी चाहिए और इसे टेक्सटाइल में यूज़ करना चाहिए।
ये जो है राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसमें कुछ खासियत है, जैसे ऑयली मटेरियल है ये, और लिग्निन पाया जाता है। ब्रिटल फॉर स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब सिलने, धागा वगैरह सिलने उलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और यूज्ड इन एब्जॉर्बेंट मटेरियल एंड वाटर सेफ्टी इक्विपमेंट लाइक जैकेट एंड बेल्ट्स, तो जैकेट और बेल्ट बनाने में ये काम में आ सकता है। और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बायो बिटुमेन। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट नेशनल हाईवे मेड ऑफ विद बायो बिटुमेन ऑन नागपुर मंसर बाईपास NH44। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने जो है बायो बिटुमेन का यूज़ करके एक हाईवे बनाया है जो कि NH44 में है, लगता है ये बाईपास है, नागपुर मंसर बाईपास। तो बिटुमेन क्या होता है, पहले बिटुमेन समझ लेते हैं, फिर बायो बिटुमेन। बिटुमेन जो है ब्लैक सब्सटेंस होता है जो कि क्रूड ऑयल से निकलता है। मतलब क्रूड ऑयल जब डिस्टिलेशन प्रोसेस में होता है उस टाइम पे ही बिटुमेन निकलता है। तो ऑयल डिस्टिलेशन, क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन में काफ़ी सारी चीज़ें निकलती है, जैसे कैरोसिन निकल जाता है, पेट्रोल निकल जाता है, डीजल निकल जाता है, इसी तरीके से बिटुमेन भी निकल जाता है। और ये जो है यूज़ आ सकता है रोड पेविंग में, वाटर प्रूफिंग में, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एडेसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम बायो बिटुमेन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये पेट्रोलियम का ऑल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग है। और जैसे बायोचार से मिल सकता है हमें स्टबल जो होते हैं ना, गन्ने काट के जब हम जो उसका स्ट्रॉज रह जाते हैं तो वो स्टबल्स उससे बन सकता है, और लिग्निन से बन सकता है। तो अब पेट्रोलियम का हम यूज़, मतलब इसका हमें यूज़ नहीं करना, इसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास आ गया। तो ये नेचुरली हमें मिल सकता है बायोचार से, स्टबल से और लिग्निन से। इसकी वजह से क्या होगा, स्टबल बर्निंग भी रुक जाएगी। ये गवर्नमेंट को जाके दे देंगे स्टबल्स, और जिसकी वजह से जो फार्मर स्टबल बर्निंग करते थे वो भी अब खत्म हो जाएगी, उन्हें पैसा मिल जाएगा। पहले फ्री में स्टबल बर्न कर देते थे, अब गवर्नमेंट को देंगे तो पैसा भी मिल जाएगा। और क्या क्या होगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा, स्टेबल बर्निंग कम हो जाएगी, बूस्ट टू बायो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। फिर कॉपर स्लैग, जियो टेक्सटाइल, कोल्ड एसफॉल मिक्स, ये सब का यूज़ करके भी हम बायो बिटुमेन बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी साइंस एंड टेक की दिसंबर की करंट अफेयर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लग रही है, सीरीज़ अच्छी लग रही है तो और लोगों को भी शेयर करो, और लाइक कर दिया करो यार जाते जाते वीडियो को। कमेंट कर दिया करो, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है या अच्छा भी लग रहा है कमेंट कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू।